ओके, नाउ एंडोक्राइन में डिस्कस करते हैं डिजीजेस ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ कौन कौन से डिजीजेस हैं वो डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर लो कि जब भी एंडोक्राइन ग्लैंड का कोई डिजीज़ होगा, मुझे ये बताओ, अगर कोई डिजीज़ है ग्लैंड का तो दो बातें हो सकती है, या तो हार्मोन उस डिजीज़ में ज़्यादा बनेगा या वो हार्मोन उस डिजीज़ में कम बनेगा। जब भी एंडोक्राइन ग्लैंड का डिजीज़ होगा, आपके नोट्स में मैंने ये पिछले पेज पे लिखवाया भी है कि जब भी डिजीज़ होगा एंडोक्राइन का तो या तो हार्मोन ज़्यादा या हार्मोन कम बनेंगे। अगर हार्मोन ज़्यादा बनेंगे तब भी मसला है, अगर हार्मोन कम बनेंगे तब भी मसला है। तो अब जब मैं पढ़ाऊँगा डिजीज़ ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, या तो इन डिजीज़ में हार्मोन्स ज़्यादा बनेंगे या इन डिजीज़ में हार्मोन्स कम बनेंगे। आसान हो गया। अब देखते जाओ, पहले बात करते हैं डिजीज़ ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी। फर्स्ट मैं बात करूँगा डिजीज़ ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी। जो एंटीरियर पिट्यूटरी के डिजीजेस हैं उसको हम दो में डिवाइड करेंगे। एक वो डिजीज है जिसमें हार्मोन्स ज़्यादा बनेंगे और एक वो डिजीज जिसमें हार्मोन्स कम बनेंगे। अगर हार्मोन्स ज़्यादा बनेंगे, टू मच हार्मोन्स, तो हम क्या लेबल करेंगे? हाइपर पिट्यूटरिज्म। हाइपर पिट्यूटरिज्म। हाइपर पिट्यूटरिज्म यानी पिट्यूटरी का हार्मोन ज़्यादा बन रहे हैं। और अगर हार्मोन्स कम बन रहे हैं तो फिर हम इसको क्या लेबल करेंगे? फिर हम इसको लेबल कर देंगे हाइपो पिट्यूटरिज्म। Am I clear to you guys? अब बताओ, जब भी किसी ग्लैंड के डिजीज होंगे तो या हार्मोन ज़्यादा बनने वाले हैं या हार्मोन कम बनेंगे। अगर हार्मोन ज़्यादा बनेंगे तो क्या लेबल करेंगे? हाइपर पिट्यूटरिज्म। देयर इज इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। और अगर हाइपोपिट्यूटरिज्म है तो हार्मोन्स की प्रोडक्शन कम, देयर विल बी डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। अब अगर हार्मोन्स ज़्यादा हैं तो क्यों ज़्यादा हैं? ये बातें आज सीख लो, सारी ज़िंदगी याद रखो, ठीक है? हाँ, मैं कल कुछ एमसीक्यूज़ कर रहा था तो मुझे आइडिया हो गया है कि आप लोगों ने किस किस लेवल की चीज़ें पढ़ी है। मैंने वैसे रैंडमली कुछ एमसीक्यूज़ ऐसे खोल दिए थे, बोर हो रहा था, कुछ करने को होता नहीं तो एमसीक्यूज़ खोल लिए, ठीक है? तो थोड़ा सा इस पर फोकस करें कि अमूमन जब ग्लैंड का कोई डिजीज़ होता है और उसमें हार्मोन ज़्यादा बन रहे होते हैं तो अमूमन उसके पीछे वजह क्या होती है? ट्यूमर होता है। क्या होता है? ट्यूमर होता है। और ट्यूमर कौन सा ट्यूमर होगा? दो तरह के ट्यूमर्स होते हैं। एक होता है बिनाइन ट्यूमर, एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर इज कॉल्ड मासूम ट्यूमर, वो इतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होता। और एक होता है मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट को हम कहते हैं खबीस ट्यूमर। क्या कहते हैं? खबीस। अब अमूमन जो ट्यूमर्स होते हैं वो ट्यूमर्स जो ग्लैंड के ट्यूमर्स होते हैं जिसमें हार्मोन ज़्यादा बनते हैं, हार्मोन, उनको हम कहते हैं, वो यूजुअली बिनाइन होते हैं। क्या होते हैं? बिनाइन। और ग्लैंड, ये बातें मेरी सुन लो, ग्लैंड के बिनाइन ट्यूमर को, ग्लैंड के बिनाइन ट्यूमर को हम लफ्ज़ क्या इस्तेमाल करते हैं उसके लिए? एडिनोमा। लफ्ज़ क्या इस्तेमाल होगा? एडिनोमा। एडिनोमा मीन द ट्यूमर ऑफ द ग्लैंड। एडिनोमा मीन ट्यूमर ऑफ द ग्लैंड। कौन सा ट्यूमर? बिनाइन ट्यूमर यानी मासूम ट्यूमर ऑफ द ग्लैंड। और अगर ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है, खबीस ट्यूमर है, जिसको आप कैंसर भी कहते हो, तो फिर इसको हम लेबल करेंगे एडिनो कार्सिनोमा। एडिनो कार्सिनोमा। बट एडिनोमा मीन बिनाइन ट्यूमर। तो अब मैं बिनाइन ट्यूमर की बात करूंगा। अमूमन पिट्यूटरी ग्लैंड में अगर हार्मोन्स ज़्यादा है, हाइपर पिट्यूटरिज्म है, हार्मोन ज़्यादा बन रहे हैं, तो इसके पीछे इटियोलॉजी क्या हो सकती है? व्हाट कुड बी द इटियोलॉजी? इटियोलॉजी जो है, इटियोलॉजी क्लासिफिकेशन, इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अगर मैं करूं, कॉज क्या लिखे हुए है? प्लीज टेल मी। पिट्यूटरी एडिनोमा।
The most common cause. The most common cause is pituitary adenoma. And what is the meaning of adenoma? Benign tumor. Benign tumor of the pituitary gland. Pituitary adenoma. Are you getting my points? अब जो pituitary adenomas है आपके नोट्स में लिखा हुआ है, it is the most common cause. Most common cause. Most common cause है hyperpituitarism. अगर आपकी किसी मरीज में anterior pituitary gland के हार्मोन्स ज़्यादा हैं तो उसमें पीछे वजह क्या हो सकती है? एडिनोमा. कौन सा एडिनोमा? पिट्यूटरी एडिनोमा हो सकता है. Am I clear? और आज ही लगे हाथ, आसान टॉपिक है, बड़ा आसान टॉपिक है, ये भी सीख लो. अगर पिट्यूटरी ग्लैंड या किसी भी ग्लैंड का कोई ट्यूमर है, हाँ, बिनाइन ट्यूमर है, और उस ट्यूमर में एक तो ट्यूमर में जाहिर बात है सेल्स की तादाद में क्या हो जाता है? इजाफा हो जाता है. तो अगर ट्यूमर है, एडिनोमा है, और उस ट्यूमर के साथ साथ वो क्या रिलीज कर रहा है? हार्मोन भी रिलीज कर रहा है. क्या रिलीज कर रहा है? हार्मोन. ट्यूमर हद से ज़्यादा क्या रिलीज कर रहे हैं? तो फिर इन ट्यूमर्स को हम कहते हैं फंक्शनल एडिनोमास. क्या कहते हैं? फंक्शनल. तो इसके लिए लफ्ज ठीक से इस्तेमाल क्या करूंगा मैं? फंक्शनल एडिनोमा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शनल एडिनोमा? कि वो हार्मोन्स भी ज़्यादा रिलीज करते हैं. और अब तारिक, अगर कोई ट्यूमर है, एडिनोमा है, लेकिन वो हार्मोन रिलीज नहीं करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? नॉन फंक्शनल. यानी क्या कहेंगे? नॉन फंक्शनल. ट्यूमर है लेकिन हार्मोन नहीं बना रहा तो नॉन फंक्शनल ट्यूमर है. और ट्यूमर है और साथ में क्या बना रहा है? हार्मोन. तो फिर क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होगा? फंक्शनल एडिनोमा. फंक्शनल एडिनोमा. अब हमाद मुझे बताओ, मेरे साथ साथ रिपीट कर लो. शाबाश. कल आपको पढ़ाया गया था, अब प्लीज रिकॉल विद मी, जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, एंटीरियर पिट्यूटरी में वी वर हैविंग टू टाइप्स ऑफ सेल्स, क्रोमोफोर्स एंड क्रोमोफिल्स. कौन से सेल्स एक्टिव होते हैं फंक्शनली? क्रोमोफिल्स. एंड क्रोमोफिल्स वर ऑफ टू टाइप्स, blue and red. The blue one were basophilic cells and the red one were eosinophilic. और ये क्रोमोफिल्स थे कि नहीं? क्रोमोफिल्स कौन से सेल्स होते हैं? जो फंक्शनली एक्टिव होते हैं. तो ये जो फंक्शनल एडेनोमास है ये किस से निकलने वाले हैं? They will arise from chromophil cells. They will arise from chromophil cells. बात समझ में आ रही है? अब सवाल ये है कि क्रोमोफिल सेल्स जब निकलने वाले हैं तो किस से निकलेंगे? कहीं सबसे निकल सकते हैं एट अ टाइम? एट वन टाइम एक ही सेल ट्यूमर में कन्वर्ट हो सकता है, एक ही सेल. अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे रहता हूँ. एक्सेल था, देयर वाज अ सेल, एक्सेल था, एंड ये आपके लिए बना रहा था प्रोलेक्टिन. क्या बना रहा था? प्रोलेक्टिन. इस सेल का नाम क्या था? लैक्टोट्रॉप. और ये बेजोफिलिक था या एसिनोफिलिक था? एसिनोफिलिक. ये कौन सा सेल था? एसिनोफिलिक सेल था. एसिनोफिलिक सेल. और अब देखते हैं, प्लीज पे अटेंशन. समटाइम क्या होगा कि हमारे मरीज के ये जो सेल्स हैं, लैक्टोट्रॉप्स. कौन से सेल्स? लैक्टोट्रॉप्स. इन लैक्टोट्रॉप सेल्स में दे विल कन्वर्ट इनटू ट्यूमर. किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? ट्यूमर. इनकी तादाद में क्या हो जाएगा? इजाफा. और जब इनकी तादाद में इजाफा हो जाएगा तो दे विल बी मेकिंग लॉट्स ऑफ प्रोलेक्टिन. बहुत ज़्यादा क्या बनाएंगे? प्रोलेक्टिन बनाएंगे. अब जब ये हद से ज़्यादा क्या बनाएंगे? प्रोलेक्टिन. टेल मी, ये ट्यूमर किन सेल से निकला है? एसिनोफिल से. तो इस ट्यूमर को हम क्या नाम देंगे? एसिनोफिलिक एडिनोमास. क्या लेबल करेंगे? एसिनोफिलिक एडिनोमास. समझ में आ गया? एसिनोफिलिक क्यों कहेंगे? रेड सेल से. और अब बताओ, एसिनोफिल दो तरह के सेल्स थे. एक वो थे जो क्या बना रहे थे? प्रोलेक्टिन. लेकिन एक वो थे जो क्या बना रहे थे? ग्रोथ हार्मोन. क्या बना रहे थे? अब सवाल ये है कि भाई किस से निकल रहा है? ग्रोथ हार्मोन वाले सेल से निकल रहा है ट्यूमर या प्रोलेक्टिन बनाने वाले सेल से? अगर प्रोलेक्टिन बनाने वाले सेल से निकल रहा है तो फिर इसको हम नाम दे देंगे लैक्टोट्रॉफिक एडिनोमा, या इसका फेमस नाम, वर्ल्ड वाइड फेमस नाम, इसको हम कहते हैं प्रोलेक्टिनोमा. और आप लोग MCQ पॉइंट लिखें,
the most common pituitary tumor, the most common pituitary tumor is prolactinoma. Most common pituitary tumor is prolactinoma. So far clear? The most common pituitary tumor is prolactinoma. हद से ज़्यादा क्या बनाएगा वो? प्रोलैक्टिन बनाएगा. फिर अगर किसी मरीज में इन सेल में ट्यूमर बन जाए, जिससे क्या बनते हैं? ग्रोथ हार्मोन्स. अगर इन सेल में ट्यूमर बन जाए, ये ट्यूमर में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको फिर हम क्या नाम देंगे? इन सेल्स का नाम था सोमेटोट्रॉफ्स, तो उसको हम क्या नाम देंगे? सोमेटोट्रॉफिक एडिनोमा. सोमेटोट्रॉफिक एडिनोमा. और इस केस में हाथ से ज़्यादा क्या बनने वाले हैं? ग्रोथ हार्मोन्स. क्या बनेंगे? ग्रोथ हार्मोन्स. एम आई क्लियर? ओके. फिर उसके बाद अगर ट्यूमर निकले बेजोफिल से, बेजोफिल में किससे निकल सकता है? एक सेल था जिसका नाम था, जो रिलीज कर रहा था TSH. इस सेल का नाम क्या था? थायरोट्रॉप. तो बेजोफिल में ट्यूमर निकल सकता है किससे? नहीं, इस तरह देख लो ना. सेल्स कौन से थे? बेजोफिल्स थे. अगर किसी ट्यूमर है, लेकिन माइक्रोस्कोप में जब देख रहे हो तो वो ट्यूमर ब्लू कलर में है. कौन से ट्यूमर है? तो आप लेबल कर दोगे कि ये बेजोफिलिक एडिनोमा है. बेजोफिलिक एडिनोमा. बेजोफिलिक एडिनोमा. डन. फिर बेजोफिल तो 3 तरह के हैं. तो अब कौन सा वाला है? अगर इस ट्यूमर में हाथ ज़रा क्या बन रहा है? TSH. तो फिर आप क्या लेबल करोगे? थायरोट्रॉफिक एडिनोमा. थायरोट्रॉफिक एडिनोमा. I repeat, thyrotrophic adenoma. And thyrotrophic adenoma is the third most common pituitary tumor. The third most common pituitary tumor. तीसरे नंबर पे ये है. फर्स्ट नंबर पे प्रोलैक्टिनोमा आपके एग्जाम के सवाल आए. ओके. उसके बाद ट्यूमर निकल सकता है इन सेल से. ये वो सेल्स थे जो आपके लिए बना रहे थे ACTH. अगर इन सेल में ट्यूमर बन जाए, शिराज बताओ, इस ट्यूमर को क्या नाम दोगे? कॉर्टिकोट्रॉफिक एडिनोमा. क्या नाम दोगे? कॉर्टिकोट्रॉफिक एडिनोमा. कॉर्टिकोट्रॉफिक एडिनोमा. एम आई क्लियर? और अब काशिफ, अगर इसमें ट्यूमर है और ये आपके लिए बना रहे थे LHFSH, तो फिर गोनेडोट्रॉफिक एडिनोमा. गोनेडोट्रॉफिक एडिनोमा. समझ में आ गया? तो बताओ, पिट्यूटरी ट्यूमर्स अमूमन कौन से ट्यूमर्स है? मैलिग्नेंट या बिनाइन? बिनाइन. और किन सेल से निकल रहे थे? क्रोमोफिल सेल्स. ओके, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट वन इज क्रोमोफिल सेल से जो निकलेंगे, 2 में डिवाइड करेंगे, एक एसिडोफिलिक सेल में और दूसरा बेजोफिल. अगर वो आपको पेपर में कह दे कि यार पिट्यूटरी का ट्यूमर है और सेल का रंग जो है वो रेड है, तो आपके दिमाग में आ जाएगा या तो ये क्या होने वाला है? प्रोलैक्टिनोमा या सोमेटोट्रॉफिक एडिनोमा. और मोस्ट कॉमन कौन सा होगा? प्रोलैक्टिनोमा. क्लियर? ओके. तो हाइपर पिट्यूटरिज्म की एक कॉज क्या थे? पिट्यूटरी ट्यूमर्स. पिट्यूटरी ट्यूमर्स थे, एडिनोमास थे. और क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं एटियोलॉजिकली? और कॉजेज में आपके नोट्स में लिखा होगा अदर कॉजेज. अदर में लिखा होगा इन्फ्लेमेशंस. You can ignore it. Totally you can ignore it. Inflammation लिखे होंगे, या और क्या लिखा होगा? पैरा न्यूप्लास्टिक सिंड्रोम. उसको भी आप क्या कर सकते हो? इग्नोर कर सकते हो. जस्ट रिमेंबर दीज ट्यूमर्स. ट्यूमर्स आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपर पिट्यूटरिज्म. इनमें से किसी न किसी सेल में क्या हो सकता है? ट्यूमर हो सकता है. सो फॉर क्लियर? ओके. अब ये तो मैंने किसके बेस पर क्लासीफाई कर दिया? एटियोलॉजी. अब और क्या लिखा हुआ है? फंक्शनल क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है. और ये आप लोग के बताने वाले हो, ये बहुत आसान होने वाला है. फंक्शनल क्लासिफिकेशन. बताओ, अगर एक लेडी में प्रोलैक्टिनोमा है, क्या है? प्रोलैक्टिनोमा. उन सेल्स का ट्यूमर जो हाथ से जरा क्या बनाएंगे? प्रोलैक्टिन. इफ अ लेडी इज हैविंग प्रोलैक्टिनोमा, तो प्रोलैक्टिनोमा की वजह से उसके बॉडी में कौन सा हार्मोन ज्यादा होगा? प्रोलैक्टिन. उसके ब्लड में कौन सा हार्मोन ज्यादा होगा? प्रोलैक्टिन. एंड शी विल बी हैविंग हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया. उसके ब्लड में ज्यादा क्या होगा? प्रोलैक्टिन.
हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया। सो फॉर क्लियर? तो उसके ब्लड में बहुत ज़्यादा क्या मिलेगा आपको? प्रोलैक्टिन का लेवल। फिर इधर देखिए नेक्स्ट, नईम माय डियर, स्टिमेटोट्रोपिक एडेनोमा है। स्टिमेटोट्रोपिक एडेनोमा में हद से ज़्यादा क्या बनेगा? कौन सा हार्मोन बनेगा? ग्रोथ हार्मोन। अगर स्टिमेटोट्रोपिक एडेनोमा में बहुत ज़्यादा क्या बनने वाले हैं? ग्रोथ हार्मोन। टू मच ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन अगर ज़्यादा है, एक बंदे में बहुत ज़्यादा क्या रिलीज हो रहा है? ग्रोथ हार्मोन। अगर हमारी एज में हम सब लोग 25 क्रॉस कर चुके हैं, मेल्स की बात करो, ये भी 18 में, हाँ 25 क्रॉस कर चुके हो, राइट? तो हम लोगों की जो एज है, क्या इस एज में हमारी हाइट मजीद बढ़ सकती है? नो, हमारी तो ग्रोथ प्लेट्स बंद हो चुके हैं, अब हम मजीद हाइट में बढ़ने वाले नहीं है। ग्रोथ हार्मोन किसके लिए होता है? हाइट के लिए। अगर हमारी उम्र वो हाइट वाली ख़त्म हो चुकी है, उसके बाद अगर हमारे बॉडी में क्या आ जाए? बहुत ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन, तो हमें एक कंडीशन होगा। कंडीशन को हम कहते हैं एक्रोमेगेली। एक्रोमेगेली, कल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह डिटेल में, एक्रोमेगेली। अब अगर किसी बच्चे में ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाए, ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाएगा बच्चे में, वो बच्चा जिसके अभी तक हाइट रुकी नहीं थी, तो वो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, 7 फीट तक चला जाएगा, 7 to 8 फीट तक चला जाएगा। एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड जाइगेंटिज्म। जाइगेंटिज्म। तो जाइगेंटिज्म में कौन सा हार्मोन ज़्यादा होता है? ग्रोथ हार्मोन। एक्रोमेगेली में ग्रोथ हार्मोन। एंड प्रोलैक्टिन की वजह से क्या होगा? हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट वन एज, अगर ये वाला ट्यूमर था, थायरोट्रोपिक एडेनोमा था, थायरोट्रोपिक, तो इस केस में हार्मोन कौन सा ज़्यादा होगा? TSH। एंड प्लीज टेल मी, TSH हार्मोन किस पे काम करता है? थायराइड ग्लैंड पे। तो दैट विल कॉज सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म। सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म। डन हो गया? उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं कॉर्टिकोट्रोपिक एडेनोमा। इस ट्यूमर में कौन सा हार्मोन ज़्यादा होगा? ACTH। और जब बहुत ज़्यादा ACTH होगा तो इससे एक मसला होगा, उस मसले को हम कहते हैं कुशिंग डिजीज, नॉट सिंड्रोम, कुशिंग डिजीज। आई विल टीच यू। आपको क्या लगता है? ये सिर्फ नाम लिख रहा हूँ, इस पे 1 घंटे का लेक्चर आएगा, इस पे 1 घंटे का लेक्चर, इस पे 4 दिन का लेक्चर, इस पे 2 घंटे का लेक्चर, एक पे प्रॉपर लेक्चर आने वाले, ठीक है? तो कुशिंग डिजीज। उसके बाद अगर ये ज़्यादा है, गोनेटोट्रॉप ज़्यादा है, गोनेटोट्रॉप्स क्या कहते हैं? LH FSH। तो उससे क्या मसला आएगा? हाँ ठीक है, सही कह रहे हो। उम्र देखेंगे ना, इन लोगों में क्या ज़्यादा है? इन लोगों में बहुत ज़्यादा होगा हार्मोन्स LH FSH। अब अगर ये बच्चे हैं, लड़का है, लेट्स सपोज लड़का है और उसकी उम्र कम थी, कब उम्र में उस बच्चे में हाथ से ज़रा क्या आना शुरू हो जाए? LH FSH। तो LH उस बच्चे में क्या प्रोड्यूस करवाएगा? टेस्टोस्टेरोन। और वो बच्चा वक्त से पहले प्यूबर्टी में चला जाएगा। मुझे बताओ, जो लोग वक्त से पहले प्यूबर्टी में चले जाते हैं उसको आप क्या कहते हो? प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। कभी नाम सुने? यंग एज में चाहे लड़का हो या लड़की हो, गर्ल हो या बॉय, दे विल डेवलप प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। व्हाट इज प्रिकॉशियस प्यूबर्टी? मुझे बताओ, फीमेल्स में पीरियड्स कब आते हैं? 13 साल। प्यूबर्टी क्या हम कहते हैं ना, 13 साल। या फिर फीमेल को 9 साल की उम्र में पीरियड्स आ जाएंगे। फीमेल की ब्रेस्ट डेवलप कब होती है? 11-12 साल की उम्र में, या फिर 8-9 साल की उम्र में उसके ब्रेस्ट बन जाएंगे। तो वक्त से पहले किस में चली जाएगी? प्यूबर्टी में। लड़के की प्यूबर्टी वाले फीचर, दाढ़ी मूछ कब आते हैं? 13-14 साल की उम्र में। या फिर 8 साल 9 साल के बच्चे के दाढ़ी मूछ होंगे। समझ में आ गया? तो वक्त से पहले किस पर चले जाएंगे? प्यूबर्टी में, क्योंकि उनमें क्या ज़्यादा है? हार्मोन्स। कौन से हार्मोन्स? गोनेटोट्रॉप्स। तो वक्त से पहले प्यूबर्टी में जाना एस्कार्ड प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। सो फॉर क्लियर? ओके। अब बताओ, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स ज़्यादा है तो कंडीशन को हम क्या नाम देंगे? हाइपर पिट्यूटरिज्म। कॉज क्या होगा? मैं चीज़ों को सिंपल कर दूँ, ट्यूमर हो सकते हैं। ट्यूमर या तो निकलेंगे बेसोफिलिक सेल से या ईओसिनोफिलिक सेल से, और फिर जो हार्मोन ज़्यादा होगा उसकी वजह से फीचर्स आएंगे। डन। नाउ कमिंग टू द हाइपोपिट्यूटरिज्म। हार्मोन्स कम है, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स कम है एंटीरियर पिट्यूटरी के, तो इसको भी क्लासिफाई करेंगे 2 में, एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन
इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करेंगे और दूसरा फंक्शनल क्लासिफिकेशन। फंक्शनल क्लासिफिकेशन अब अंडरस्टैंड कर लो। इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एक लिखा है इट एक्वायर्ड और एक क्या लिखा है कॉन्जेनिटल लिखा हुआ है। ओके, मैं बातें करूंगा एक्वायर्ड की। पैदाइश के टाइम पे आप ठीक थे, पैदाइश के बाद मसला शुरू हो गया। अब एक्वायर्ड में एक लिखा होगा नॉन फंक्शनल एडिनोमा लिखा हुआ है। प्लीज नाम को क्रैक करके बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन फंक्शनल एडिनोमा। ट्यूमर है लेकिन वो ट्यूमर हार्मोन्स नहीं प्रोड्यूस कर रहा, नॉन फंक्शनल एडिनोमा। अब मैं क्या तंग करूं, इधर देखें, दीज वर क्रोमोफिल सेल्स बट डोंट फॉरगेट पिट्यूटरी इज आल्सो हैविंग क्रोमोफोब सेल्स। क्रोमोफोब, प्लीज टेल मी, अगर क्रोमोफोब सेल से ट्यूमर बने, इनसे ट्यूमर निकलना शुरू हो जाए, ट्यूमर में सेल्स की तादाद में क्या हो जाता है इजाफा, तो क्या ये ट्यूमर कोई हार्मोन बनाता है? नो, बट जब इस ट्यूमर का साइज बढ़ता जाएगा तो ये किसको डैमेज करना शुरू कर देगा? नॉर्मल सेल्स को, क्रोमोफिल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। लेट सपोज, मुझे एग्जांपल में आप लोग बता दो, क्या याद रखोगे? ये ट्यूमर बढ़ रहा है और इस ट्यूमर ने डैमेज कर दिया उन सेल्स को जो क्या बनाते हैं प्रोलैक्टिन। तो अब मेरे इस मरीज में प्रोलैक्टिन का लेवल कम हो गया, ज्यादा, कम। और गेटिंग माय पॉइंट, क्यों कम होगा? सेल डैमेज हो गई। फिर इस ट्यूमर ने लेट सपोज डैमेज करना शुरू कर दिया इन सेल्स को जो क्या प्रोड्यूस करते हैं टीएसएच। तो अब टीएसएच कम बनेगा, ज्यादा, कम बनेगा, क्योंकि इस ट्यूमर ने क्या किया, डैमेज कर दिया। तो ये नॉन फंक्शनल एडिनोमास थे जो खुद कोई हार्मोन नहीं बना रहे थे, दे विल नॉट मेक एनी हार्मोन। किन सेल्स का ट्यूमर था ये? द ट्यूमर ऑफ क्रोमोफोब्स, द ट्यूमर ऑफ क्रोमोफोब्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? लेकिन ये क्या करेंगे बताओ, ये किसको डैमेज करने वाले हैं? दे विल डैमेज द नॉर्मल सेल्स। और जब ये नॉर्मल सेल्स को डैमेज करेंगे तो जाहिर बात है वो हार्मोन फिर नहीं बनेंगे। अगर आपको कोई एमसीक्यू मिले, ये बातें मेरी सुन लो, या से नहीं, या से नहीं, या से सुनो। अगर आपको कोई एमसीक्यू मिल रहा है कि एक बंदा है और वो आपको ये कह रहे हैं कि उस बंदे में ना टीएसएच भी कम है, क्या कम है? टीएसएच कम है, उस पर प्रोलैक्टिन भी कम है, दो हार्मोन पिट्यूटरी के कम उन्होंने बता दिए, हिट दे रहे हैं। ये आपको ये कह दें कि एक बंदा है उसमें प्रोलैक्टिन कम है, उसमें ग्रोथ हार्मोन कम है, अगेन एक या दो हार्मोन वो किसकी कम बता रहे हैं? पिट्यूटरी के। ऑलवेज 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 थिंक अबाउट पिट्यूटरी एडिनोमा। पिट्यूटरी कौन सा वाला? नॉन फंक्शनल, नॉन फंक्शनल। मेरे बातें इग्नोर मत किया करो, ये बातें आपके एमएलई एमआरसीपी निकलवाएंगे। If there is deficiency of one or two pituitary hormone, if there is deficiency of one or two pituitary hormones, it is due to non-functional pituitary adenoma until proven otherwise. Until proven otherwise. Don't ignore these things, वरना you will suffer until proven otherwise. ठीक है? हाँ, मैं खुद भूल गया मैंने क्या बताया। हाँ सी मैं खुद भूल गया, क्या लिखा है? If there is decrease, if there is deficiency of one or two pituitary hormones, it is non-functional pituitary adenoma until proven otherwise. Until proven otherwise. अच्छा, मैंने आपको क्या लिखवाया था? The most common type of pituitary adenoma is prolactinoma. The most common. Second most common क्या लिखवाया था? Thyrotropic adenoma. नहीं, ये second, ये third था. The second most common type of pituitary tumor is non-functional adenomas. The second most common type of pituitary tumor is non-functional adenomas. Non-functional adenomas. Second most common type of pituitary tumor is non-functional adenomas. Common type of pituitary tumor is non-functional adenomas. Clear हो गया? और हमारी एज में, एडल्ट एज में, हमारी एज में, एडल्ट एज में अगर
पिट्यूटरी के एक या दो हार्मोन कम हो रहे हैं तो द मोस्ट कॉमन काज विल बी नॉन फंक्शनल एडेनोमा। व्हाट अबाउट द किड्स, बच्चे में क्या हो सकता है? आपको एक ट्यूमर कल पढ़ाया गया था, क्रैनियोफेरेंजियोमा। क्रैनियोफेरेंजियोमा, डू यू रिमेंबर दिस ट्यूमर? इट वाज द ट्यूमर ऑफ द रेमिनेंट्स ऑफ रटकेस पाउच। रटकेस पाउच का ट्यूमर था, पिट्यूटरी की डेवलपमेंट मैंने पढ़ाया था। एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज इन चिल्ड्रन। बच्चों में हाइपोपिट्यूटेरिज्म की मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा? कौन सा ट्यूमर? क्रैनियोफेरेंजियोमा। अगर ओके बच्चा है, बच्चे में पिट्यूटरी के एक या दो हार्मोन्स कम है, फिर क्रैनियोफेरेंजियोमा। अगर एज हमारी है, अडल्ट एज है, फिर नॉन फंक्शनल एडेनोमा। नॉन फंक्शनल एडेनोमा। तो एक काज हो सकता है ट्यूमर्स। क्या हो सकते हैं? ट्यूमर्स हो सकते हैं। एंड ट्यूमर्स में मैंने दो बता दिए। क्या क्या बता दिए? नॉन फंक्शनल एडेनोमास एंड क्रैनियोफेरेंजियोमा। अदर काजेज में क्या आ सकता है? अदर काजेज में ऑफ कोर्स ब्रेन टीबी। टीबी कैन अटैक द पिट्यूटरीज। तो ब्रेन में इन्फेक्शन हो सकता है। कौन सा इन्फेक्शन? टीबी, ब्रेन टीबी। टीबी बैक्टीरिया कैन डैमेज द पिट्यूटरी ग्लैंड्स। और कौन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स को डैमेज कर सकते हैं? ऑटो इम्यून अटैक। ऑटो इम्यून अटैक कंडीशन को हम कहते हैं ऑटो इम्यून हाइपोफिजाइटिस। ऑटो अटैक होता है, किस पे अटैक होता है? आपकी पिट्यूटरीज पे। तो मुझे बताओ, अगर आपका अपने इम्यून सिस्टम पिट्यूटरी पे अटैक करे तो मसला बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। देन योर पिट्यूटरी ग्लैंड्स कैन बी डैमेज्ड बिकॉज ऑफ रेडिएशंस। बिकॉज ऑफ रेडिएशंस, रेडिएशन से डैमेज हो सकते हैं आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड्स। देन दे कैन बी डैमेज ड्यू टू सम हेमोरेज। ब्रेन में क्या हो जाए? हेमोरेज हो जाए, ब्रेन हेमोरेज हो जाए। दे कैन बी डैमेज, ट्रॉमा हो जाए। क्या हो जाए? ट्रॉमा हो जाए। दे कैन बी डैमेज्ड। देन एक कंडीशन है सार्काइडोसिस। सार्काइडोसिस, इसमें इन्फिल्ट्रेट होती है पिट्यूटरीज के अंदर, तो पिट्यूटरीज क्या हो जाएंगे? डैमेज हो जाएंगे। इसके अलावा इन्फार्क्शन, व्हाट इज इन्फार्क्शन? डेथ ऑफ द ऑर्गन ड्यू टू डिक्रीज ब्लड सप्लाई। और इसमें एक कंडीशन हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एंड द कंडीशन इज शिहान। प्यार से देख लो शिहान को और हाईलाइट कर दो। ये मैं ये नहीं कह रहा पेपर में आता है, पेपर में है, अगले पेपर में है, गायनिक एमसीक्यूज में है, शिहान सिंड्रोम। डिटेल में समझाने वाला हूँ, ठीक है? आगे एक्सप्लेन करूँगा। सो बताओ, अब समवन आस्क यू, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन्स कम हो रहे हैं, हाइपोपिट्यूटेरिज्म है, हाइपोपिट्यूटेरिज्म, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स कम हो रहे हैं। व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन? ट्यूमर्स, इन्फेक्शंस लाइक टीबी, ऑटो इम्यून अटैक हो सकता है, रेडिएशंस कैन डैमेज द पिट्यूटरी, ट्रॉमा हो सकता है, सार्काइडोसिस नाम की बीमारी है, इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है पिट्यूटरी में। इसके अलावा इन्फार्क्शन, इस्केमिया, ब्लड सप्लाई की कमी। समझ में आ रहा है? अब सवाल ये है कि ये तो आपने एटियोलॉजी बता दी है, व्हाट अबाउट द फंक्शनल क्लासिफिकेशन? फंक्शनल में एक क्या लिखा हुआ है? पेन। नाम को हाईलाइट करो, सीख लो। अनकरीब एग्जाम की डेट अनाउंस होने वाली है, अनकरीब। हमें सूत्रों के अनुसार पता चल चुका है, सूत्रों के अनुसार मीन सोर्सेज से पता चल चुका है। तो फिर जिस दिन भी एग्जाम की डेट अनाउंस हो गई, उसके बाद सीधा आप शिफ्ट होंगे किस में? क्रैश कोर्स में। तो जब तक एग्जाम की डेट अनाउंस नहीं होती, बेस बना लो। क्या बना लो? क्रैश कोर्स में बेस नहीं होता, क्रैश कोर्स में फ्लाइंग मोड होता है। क्या होता है? फ्लाइंग मोड होता है। तो अच्छे से बेस बना लो, क्योंकि करीब एग्जाम की डेट अनाउंस होने वाली है, कल भी हो सकती है वैसे, समझ रहे हो ना? लेकिन करीब डेट आने वाली है। अब फंक्शनल में मैं लफ्ज लिखूंगा पेन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेन? सारा। हाइपोपिट्यूटेरिज्म, नाम को क्रैक कर लो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेन हाइपोपिट्यूटेरिज्म? सारे हार्मोन्स कम, सारे हार्मोन्स पिट्यूटरी के कम। कौन कौन से हार्मोन्स कम? बाई TSH कम, ACTH कम, LH कम, FSH कम, ग्रोथ, प्रोलैक्टिन सब कम। जब सब हार्मोन्स कम हो जाएंगे तो क्या लेवल करोगी? पेन हाइपोपिट्यूटेरिज्म। लेकिन आपने कभी मेरे मुंह से ये नाम नहीं सुना होगा, पेन हाइपरपिट्यूटेरिज्म। ऐसा नहीं होता कि सारे हार्मोन एक साथ, लेकिन सारे हार्मोन एक साथ कम हो सकते हैं। क्योंकि भाई सिंपल सी बात है ना, रेडिएशंस ये तो नहीं देखेंगे कि मैंने एक सेल को डैमेज कर दें, वो तो सबको डैमेज करेंगे। ट्रॉमा, ट्रॉमा तो ये नहीं करेंगे ना कि मैंने बस इसको थप्पड़ मार दें, उसको कुछ नहीं कहना, वो तो सबको डैमेज करेंगे। और समझ में आ रहा है? ट्रॉमा, रेडिएशंस, टीबी,
टीबी तो सबको डैमेज करेंगे, ट्यूमर तो सबको डैमेज करेंगे। तो इसलिए अगर सारे हार्मोन्स कम